आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और प्यार मोहब्बत की बातें हैं और फलसफा। जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाश गंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में। बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया जी, क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं जी, है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा। तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है जी। तो खूब धन्यवाद, आभार आपका। जी बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में। जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ। मितुल जी, आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता, जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था, और आपके घर परिवार में कौन कौन थे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे। अच्छा। तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी, वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे जी, कवि सम्मेलनों में जाया करते थे, विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था। अच्छा जी। और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते हैं। तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे, तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। अच्छा। लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी। जी बिल्कुल। और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए। ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति, डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई, उनकी नसीब। और
ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था जी, बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे। अच्छा जी। और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे। उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे जी, रावल जी। अच्छा, और उन्होंने उनको सुना। उन्होंने जाकर के हिमांशु रॉय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में जी। वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूं भाई, मुझे आपके फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा सुनाइए तो सही। फिर सुनाया, अपनी शैली में उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ। अच्छा, तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए। हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार बन गए। ठीक, कौन से सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें लिया गया? कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं जी। कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए। बिल्कुल। उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार जी, एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए और प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है। तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का। एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना। वाह, क्या बात है। हेमंत कुमार की आवाज में ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन तो बने। लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था। हम 2 बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था। अच्छा। दोनों बहनों के बीच में। तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी। उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती थी। हुआ जी। घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा। तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे।
उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी, ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे जी। लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे। तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से, एकदम सीधे सादे व्यक्ति और सिद्धांतवादी। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया। अच्छा। अवार्ड लेना ही बंद कर दिया। अच्छा। हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग मेन, मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती जी। तो 2 कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था। हाँ। तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे। अच्छा जी। लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें। इतनी फ्रीडम थी। फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी जी। मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी। अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी? बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने, ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले। अच्छा। तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे। तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है जी, वो गर्म है। मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया। उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। हाँ। तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा। अच्छा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स 2-3 साड़ियां तो दी होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू। अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ। अच्छा। सब तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं। हाँ। तो उन्होंने बोल दिया वहां पर मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं।
जी, माँ को लेके। जी। तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं, जी। ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे। तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा, अरे आप आइए आइए। उनको पता था कि ये उनका फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ कीजिए, लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है। जी जी। तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे। प्रदीप जी को, मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ फिर किससे शादी की है। जी। खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए। और वैसे मतलब ये जो यूनियन था, वो संपन्न विवाह का, तो वो खुशी खुशी उसकी समापन हुआ। जी जी। तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही, पानी बन के रही। हाँ, एक्चुअली वो भी आग थी, लेकिन वो पानी बन के रही। जी, ये सबसे बड़ी बात है। जी। क्योंकि मेरी माँ को अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं, लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी। मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल में की गई। हाँ, नाना नानी के द्वारा। हाँ, ऐसे ही। में तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने? मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है, कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं, बिल्कुल, है ना। ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं। लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा। जी। और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया। घर में एक आम पिता की तरह। जी। मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति, जी बिल्कुल, वो और बढ़ी मेरी माँ के कारण। बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्र कवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया। जी जी। तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ? जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर वहां पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहां पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहां पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहां पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे और बड़े बड़े जो वहां के नेता थे वो वहां पर रोज ही उनके वहां कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई, जी, वो उन्होंने वहां बहुत नजदीक से देखा।
और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहां पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है, एक कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था। हाँ। तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं न कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है, हाँ, वो आम जन तक पहुंचना चाहिए। हाँ। और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई जी, इलाहाबाद में। तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे। अच्छा। हाँ। तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया। हाँ। और तब तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में? नहीं, वो तो ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे मुंबई। जी। हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई। और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त। हाँ जी। तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू। जी। क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी? आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो, जिस कविता ने। उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई थी जी, तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था। बहुत खूब। जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीनसा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लव के तले जिया था। क्या बात है, बहुत खूब। एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है, लेकिन ये यही कविता है जो उन्होंने लिखी, उसी वक्त लिखी। उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ और वहां से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए। हाँ जी। तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं। आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो। मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटोए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा। बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। महल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। उस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा
झुकना, जर्मन हो या जापानी, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी। अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में जी। लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी जी। जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी। तो तब मैंने ये सब सुना था और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया। अंडरग्राउंड मतलब कहीं भूमिगत। तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे जी। उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहां से। नहीं, देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। बिल्कुल। तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया। प्रदीप जी भूमिगत थे, वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया। लेकिन एक जंग जो है वो कहीं न कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी। शब्दों की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है। बिल्कुल। और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं। लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है। और दूर हटो है दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
ये उनकी स्टाइल है। मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी। सबसे बड़ी बात ये है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो? बहुत ज्यादा। गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा तो वो आप देखिए कि एक बच्चों की भाषा में लिखा है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई। और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है इस गाने के सिवाय वो कोई पूरी गाना नहीं होती। जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ। तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए। यही साबरमती के संत। मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना। लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूँ। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ? और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ? ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में उनकी पैदाइश, बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर जी, और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग। तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत। वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे जी। तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी। रामू वहां जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है जी, वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई नहीं है, सारे गामा नहीं है, कॉपी की भी नहीं है, कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है। ठीक है, तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए। फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया जी। और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है। बिल्कुल। कोई लाख करे चतुराई, हाँ,
फिर पिंजरे के पंछी रे, आज भी पिंजरे के पंछी रे सुन के भी लोग रोते हैं। बिल्कुल, वो दर्शन एक जो छोटे उन्होंने पिंजरे दिया। में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत और भी कई, देख तेरे अध्यात्म के संसार गीत की हैं, हालत क्या हाँ। हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हाँ, और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी। हाँ, अरे बाप रे, मैं मुखड़ा आपको क्या देख ले बताऊं। दर्पण में। मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक सीरीज है उनके पास। हाँ। और आज भी उनके सुनते हैं लोग। प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद सुनते करते हैं। हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी? पिंजरे के पंछी सुनिए। चलिए सुनते हैं। ये बहुत समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना, समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं हैं जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा। वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे। एकदम सही कहा। गीत दिल से लिखा, दिल से जो लिखा, दिल से दिल से लिखा। और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है। तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रवाह होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देख तेरे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे, या मुखड़ा देख ले दर्पण में। यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है मितुल जी। तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं? हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी, उनका जिक्र होता होगा। उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है? एक सुपुत्री क्या महसूस करती है? आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था, और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे। लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला, साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको कि देखो देखो आइका आइका सर्व लोग आइका, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू। अच्छा। हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं। हाँ। और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब लोग तुम क्यों रो रही हो? हाँ। मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है ये। आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा जी। जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो, या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहां हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है, कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है, मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं कि अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में कुछ लिखा है तो। और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि अब दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।
अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था। संपादन सहायक झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।